नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, लेकिन हालत पहले से सुधरी। खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे अहमदाबाद। आतंक के खिलाफ जम्मू में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, 4 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया। गृहमंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख पर हाई लेवल मीटिंग। उतार चढ़ाव के बीच आज दायरे में बंद हुआ बाजार। पीएसयू बैंकों में रही खरीदारी, ऑटो, मीडिया, रियलिटी शेयरों में दिखी तेजी, लेकिन फार्मा, मेटल, आईटी शेयरों में रहा दबाव। रिलायंस के सीएमडी के तौर पर मुकेश अंबानी के 20 साल पूरे। पिछले 20 साल में आए मुनाफा, मार्केट कैप और नेटवर्थ में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। निवेशकों की वेल्थ में करीब 17.5 लाख करोड़ का इजाफा। बेहतर होगा फोन पर बात करना, मोबाइल और फोन की सेवा सुधारने के लिए एक्शन में सरकार। एयरटेल, जियो और वोडाफोन के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत। भीषण सर्दी में होगा नए साल का आगाज। नैनीताल, शिमला से भी ज्यादा ठंड दिल्ली में। कल जम्मू कश्मीर, लेह और हिमाचल में बर्फबारी होने की संभावना। पंजाब में भी बूंदाबांदी का अनुमान। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत से। दरअसल उनकी तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और पहले से कुछ सुधार भी दिख रहा है। हमें जो जानकारी मिली है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। इस बीच गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल पहुंचकर हीराबेन के स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने ली। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस ने हॉस्पिटल की सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी है। इस खबर पर डिटेल के लिए हमारे साथ केतन लगातार बने हुए हैं। केतन, बताइए, क्या कुछ अपडेट अभी आपको मिला है? क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, इस वक्त हम अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल के ठीक गेट के सामने मौजूद है और यहाँ 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं। अभी भी वो अंदर है, अपनी माता का हालचाल जान रहे हैं और यहाँ पर कभी भी एक दूसरा जो हेल्थ बुलेटिन है वो आ सकता है, इस तरह की एक खबरें हमारे पास आई है। थोड़ी देर पहले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और हेल्थ मिनिस्टर ऋषिकेश पटेल अस्पताल से निकल चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी अस्पताल के अंदर है। कॉन्वे उनका रेडी है, कब वो बाहर निकलेंगे वो अभी पता नहीं है। लेकिन जो हमें अंदर की जानकारी मिली है उसके मुताबिक डॉक्टरों का जो पैनल है उससे वो जानकारी ले रहे हैं किस तरह से उनकी तबीयत बिगड़ी और आगे किस तरह से वो स्वस्थ हो सकती है, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सकती है। इसी तरह की सारी जानकारियां वो ले रहे हैं। सबसे पहले जब वो अस्पताल में आए तब मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने उनको पूरी ब्रीफिंग दी कि किस तरह से यहाँ पर उनकी सारवार चल रही है, कौन से डॉक्टर उनकी सारवार कर रहे हैं। और फिर वो अस्पताल में गए, माँ से भी मिले, डॉक्टर से अभी भी वो परामर्श कर रहे हैं और कब बाहर निकलेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ी, जो सूत्र ने हमें बताया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के राजभवन में भी रुक सकते हैं। यहाँ उनका कॉन्वे है वो स्टैंड बाय है और कभी भी वो बाहर निकल सकते हैं। वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर जारी है और प्रधानमंत्री अभी भी अस्पताल के अंदर है। लोग दुआ कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो जाए और स्वाभाविक है कि ये अहमदाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, तो यहाँ एम्बुलेंस की, दूसरे मरीजों की आवाजाही भी जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ समय बाद यहाँ पर हेल्थ बुलेटिन आएगा, तब हमें पता चलेगा कि आखिरकार तबीयत में कितना सुधार है। लेकिन जो पहला बुलेटिन आया था उसके मुताबिक उनकी माँ की तबीयत है वो सुधार पर है। जी जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका केतन। लगातार आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे इस पर डिटेल लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। और राहुल गांधी, जो कि अपनी मां सोनिया गांधी के बेहद करीब हैं, उन्होंने पीएम मोदी की मां के अस्पताल में भर्ती होने के कारण उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। राहुल ने इसमें लिखा है कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अत्यंत और अनमोल होता है। इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। राहुल गांधी का ये ट्वीट है।
और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। दरअसल आज सुबह जम्मू से लगे सिधरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। साथ ही सेना ने मुठभेड़ के बाद यहां से 7 AK-47 समेत कई हथियार और गोला बारूद बरामद किए। जम्मू से लगा ये वही इलाका है जहां कुछ दिन पहले ही हैंड ग्रेनेड से धमाका हुआ था। आज घने कोहरे का फायदा उठाकर 4 आतंकवादी हथियारों से लैस होकर ट्रक में यहां पर आ रहे थे। सुरक्षा बलों ने ट्रक को रोका तो ड्राइवर भाग खड़ा हुआ और ट्रक के भीतर बैठे आतंकवादियों से मुठभेड़ शुरू हो गई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस उच्च स्तरीय बैठक में रॉ से लेकर IB चीफ तक मौजूद हैं। दरअसल गृह मंत्री लद्दाख और कश्मीर के हालात की समीक्षा इसमें कर रहे हैं। ये बैठक इसी वजह से है। इसमें खास करके जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा प्रमुख मुद्दा है, जहां आज सुबह ही आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो वहीं गृह मंत्री की बैठक की डिटेल लेते हैं। हमारे सहयोगी अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। उनसे अमित, बताइए जरा क्या कुछ एजेंडा है आज के इस मीटिंग का? देखिए, करीब 1 घंटे हो चुके हैं इस बैठक को शुरू हुए। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सुरक्षा व्यवस्था की है उसकी पूरी तरीके से समीक्षा करना। ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, आखिरकार कितनी दहार उसमें आई है और हाल ही के दिनों में टारगेट किलिंग के जरिए जो निशाना बनाया गया है घाटी में रह रहे अल्पसंख्यकों को, तो उस पर कैसे काबू पाया जाएगा। अभी हाल ही में देखा गया था कि आतंकियों की ओर से एक लिस्ट जारी की गई थी, तो ऐसी हरकतें कौन कर रहा है, कैसे इस पर काबू पाया जाए, क्या रणनीति बनाई है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, सुरक्षा तंत्र ने, खुफिया तंत्र ने घाटी में, उसकी पूरी समीक्षा की जा रही है। पहली चीज। दूसरी जो अहम बैठक यहाँ हो रही कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में तीनों जगह में समान रूप से विकास कार्य की जो गति है वह चले। जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें खास तौर पर शिक्षा की परियोजना है, इसके अलावा ऊर्जा की परियोजना है, वह उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट गृह मंत्री अमित शाह दे रहे हैं। गौरतलब है कि PM मोदी ने भी इससे पहले तीनों क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर लद्दाख के समान विकास की बात कही थी, तो उसी विजन के तहत जो परियोजनाएं लागू की गई हैं उनकी आखिरकार प्रोग्रेस क्या है। और तीसरा, घाटी में सर्दी के मौसम में इस वक्त कम्युनिकेशन नेटवर्क कैसा है, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरीके से पुख्ता हो और क्या उसको धार दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। और एक और जो बहुत अहम चीज़ जिस पर गृह मंत्री फीडबैक ले रहे हैं अधिकारियों का, वो है कि सीमावर्ती इलाकों में किस तरीके से वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं, जो प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किए गए थे, आखिरकार उनका अभी स्टेटस क्या है। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और अभी ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अहम फैसले भी इस बैठक में लिए जा सकते हैं। जी अमित, अब तक जो जानकारी आपको मिल पाई है, जैसा कि हम बार बार बता भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रमुख मुद्दा रह सकता है, आज सुबह ही हमने देखा मुठभेड़ की घटना भी वहां पर हुई, तो क्या इन सब बातों को लेकर भी कोई चर्चा हुई? जी बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा बैठक और इसमें अर्धसैनिक बलों के DG हैं, इसके अलावा रॉ प्रमुख हैं, इसके अलावा IB चीफ हैं, इसके अलावा गृह सचिव हैं, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा भी बहुत अहम मुद्दा है और किस तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है उसको अपने जो सफलतम अंजाम के तहत पहुंचाया जा सके। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 2 सालों में जिस तेजी से आतंकियों का घाटी में सफाया हुआ है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है, तो ये गति बरकरार रखनी है। और दूसरा, जो टारगेट करके जो आतंकी अल्पसंख्यकों को घाटी में रह रहे हैं, श्रमिकों को जो निशाना बना रहा है, उस पर काबू पाने के लिए क्या रणनीति बनाई है, ये फीडबैक अहम लिया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अमित, तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और ये तो रही जम्मू कश्मीर पर समीक्षा बैठक की बात। और अब बात दूरसंचार विभाग की, जिसने टेलीकॉम कंपनियों से कॉल ड्रॉप रोकने और डाटा स्पीड बढ़ाने पर एक्शन प्लान मांगा है। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को सेवाएं सुधारने के निर्देश भी दिए हैं। क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए चलते हैं असीम मनचंदा के पास। असीम, बताएं क्या कुछ पूरा एक्शन है सरकार का इस पर? 5G सेवाओं की शुरुआत हुई है, तब से सेवाओं के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है और इससे कॉल ड्रॉप की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सरकार इसको लेकर के काफ़ी चिंतित है। इसको लेकर के दूरसंचार विभाग ने आज टेलीकॉम कंपनियों के साथ एक बैठक भी बुलाई थी। बैठक करीबन 2 घंटे चली। इस बैठक में दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो है सुधारे। खासतौर पर टेलीकॉम कंपनियों से एक्शन प्लान मांगा गया है कि टेलीकॉम कंपनियां सेवाओं का स्तर सुधारने और कॉल ड्रॉप रोकने के लिए किस तरह से काम कर रही हैं। दूरसंचार विभाग के मुताबिक उसने पिछले 6 महीनों में
में कई सारे रिफॉर्म्स किए हैं। इसमें राइट ऑफ वे के रिफॉर्म्स हैं, जिससे कि टेलीकॉम कंपनियों को टावर लगाने की परमिशन जो है काफ़ी आसानी से मिल जाती है। तो सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों से ये भी पूछा है कि आप आगे किस तरह के रिफॉर्म्स चाहते हैं जिससे कि सेवाओं की गुणवत्ता जो है सुधारी जा सके। तो सरकार ने सीधे सीधे टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिए कि आप आने वाले दिनों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारें, तो आपको थोड़े दिनों के बाद आपको कॉल ड्रॉप्स की संख्या में कमी देखने को मिलेगी और जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज है उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया असीम तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और अब बात रिलायंस इंडस्ट्रीज की। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की जयंती है। 1932 में पैदा हुए धीरूभाई ने ना सिर्फ रिलायंस की नींव रखी बल्कि उसे देश की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी बनाया। आज रिलायंस सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की अग्रणी कंपनियों में शामिल है। आज ही का वो दिन था जब 20 साल पहले धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने सीएमडी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की कमान संभाली थी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी की लीडरशिप के 20 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहा है। इन 20 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कामयाबी की नई मिसाल पेश की है। मुकेश अंबानी ने सफलता की एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे दोहरा पाना आसान नहीं है। मुकेश अंबानी की लीडरशिप में निवेशकों ने भी खूब वेल्थ क्रिएट किया। इन बेमिसाल 20 साल का सफर कैसा रहा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं 20 साल का ये पूरा सफर कैसा रहा? तो देश की सबसे बड़ी कंपनी की लीडरशिप के बेमिसाल 20 साल पूरे हुए हैं, जहां पर श्री मुकेश अंबानी जो कि 2002 से कंपनी के चेयरमैन के तौर पर हैं, उनके सीएमडी के तौर पर कंपनी ने 20 साल का एक बड़ा सफर तय किया। 20 साल में ना केवल निवेशकों की वेल्थ में एक बड़ा इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है बल्कि इकोनॉमी के अंदर एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आया है और साथ साथ कई सारे सेक्टर्स के अंदर भी एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, नेटवर्थ, असेट, मार्केट कैप, इन सब के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ हमने आते हुए देखी है। किस तरह से, कुछ आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। 2002 में करीब 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, जो कि अब रफली 18 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ देश की सबसे बड़ी कंपनी बनाता है। 21% के आसपास की ग्रोथ यहां पर देखी है। आय फ्रंट पर करीब 45,000 करोड़ रुपए की आय 2002 में अब करीब 8 लाख करोड़ रुपए के आसपास की आय, 15.5% की एक ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। आय के बाद मुनाफे के तौर पे देखा जाए तो मुनाफे में भी एक जोरदार बढ़त, 3280 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा जो कि 2001-2 में था, अब रफली 67,845 करोड़ यानी करीब 68,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा बनता हुआ दिखाई पड़ा। 16-16.5% की ग्रोथ हमने यहां पर भी आते हुए देखी है। इसके अलावा आय मुनाफे के बाद अगर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्टर्स या फिगर्स की बात की जाए तो उसमें एक्सपोर्ट का नंबर जो एक समय पर रिकॉर्ड था 11,200 करोड़, वो अब करीब 2.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, यानी कि करीब 17% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट के साथ साथ असेट कंपनी के जो कि 50,000 करोड़ रुपए के आसपास से 2002 में अब रफली 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुके हैं। 19% की ग्रोथ यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। और असेट के साथ साथ अगर नेटवर्थ की बात की जाए तो नेटवर्थ में भी एक भारी इजाफा है। 28,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेटवर्थ अब करीब 6.5 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी है, यानी कि 17% की CAGR यहां पर भी हमने आते हुए देखी है। तो एक बड़ा आंकड़ों में फेरबदल, एक बड़ा उछाल देखा है। 17.5 लाख करोड़ ये वेल्थ में इजाफा हुआ है पिछले 20 सालों में, यानी करीब 87,000 करोड़ का वेल्थ में इजाफा हर साल होता हुआ देखा है हमने रिलायंस के निवेशकों के लिए। तो इस तरह की मिरेकुलस वेल्थ जो है वो क्रिएट हुई है। 2006, 2009 और 2016 तीन बड़े वेंचर्स, रिलायंस रिटेल 2006 में, 2009 में ENP कारोबार और 2016 में रिलायंस जियो। तो इस तरह के मेगा केपेक्स, नए सेक्टर्स में एक्सपेंशन और एक बड़ा विस्तार कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ा। रिफाइनिंग और पेट्रोकेम कारोबार की जो आय है उसमें करीब कई गुना की एक बढ़त होते हुए देखी हमने इस ड्यूरेशन के अंदर। 2002 में जहां एक रिफाइनरी थी, 2009 तक आते आते रिफाइनरी, एक और रिफाइनरी का एडिशन और उसके अलावा बड़ी केपेक्स जो है कंपनी ने की। रिफाइनरी क्षमता में करीब दोगुने की बढ़त हमने होते हुए देखी है। जामनगर दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनिंग कैंपस, एक मेगा इंजीनियरिंग मार्वल और दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैंपस के तौर पर शुमार होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन 2010 में नीता अंबानी के नेतृत्व में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत हुई और इस फाउंडेशन के जरिए 6.5 करोड़ लोगों की मदद अब तक की जा चुकी है। ना केवल इसकी मदद ग्रामीण सशक्तिकरण को लेकर, न्यूट्रिशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, खेल को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में इसने कामकाज किया और रिलायंस फाउंडेशन CSR में सबसे आगे
शुमार होते हुए दिखाई पड़ रही है। इतना ही नहीं, आप रिलायंस की टेलीकॉम क्रांति भी देखिए। एक समय पर जहां 500 रुपए पर जीबी के आसपास का आंकड़ा होता था डेटा का, वो आज करीब करीब 12 रुपए पर जीबी के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बड़ा टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो कि रिलायंस की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। 2016 में जहां पर देश की रैंकिंग 150वें पायदान पर थी, 2018 तक आते आते वो पहले पायदान पर पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट के तौर पर शुमार हो चुका है भारत। तो मेट्रो के साथ साथ ना केवल आपका टेलीकॉम बिजनेस बल्कि रिटेल बिजनेस भी छोटे शहरों में पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और दुनिया का हर जाना माना ब्रांड जो है वो अब रिलायंस रिटेल के साथ हर छोटे बड़े शहरों के अंदर मौजूद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह का एक मेगा केपेक्स पिछले 20 सालों के अंदर, एक मेगा ग्रोथ पिछले 20 सालों के अंदर हमने देखी है। शुक्रिया सुमित, बेमिसाल 20 साल के इस पूरे डिटेल के लिए। और अब बात करते हैं मार्केट की। न्यू ईयर से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का दौर रहा। उतार चढ़ाव के बीच बाजार दायरे में बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। सेंसेक्स 17 पॉइंट गिरकर 60,910 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 10 पॉइंट गिरकर 18,123 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी पीएसयू बैंकों में रही। ऑटो, मीडिया, रियलिटी शेयरों में तेजी दिखी। फार्मा, मेटल, आईटी शेयरों में आज दबाव रहा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की, जो 138 साल की आज हो गई। इस मौके पर बड़े ही धूमधाम से पार्टी अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस पार्टी के दिल्ली स्थित दफ्तर में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के वर्तमान के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां झंडा फहराया और इस मौके पर खड़गे ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से देश भर में करोड़ों कार्यकर्ताओं को संजीवनी मिली है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में इसकी शुरुआत हो चुकी है। देश भर में पहल हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है। यात्रा ने दिखा दिया है कि कांग्रेस की विचारधारा को देश में जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इससे आज हमारे विरोधियों को घबराहट पैदा हुई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 3 जनवरी से यूपी से शुरू होगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या उनकी यात्रा में अखिलेश, मायावती और जयंत चौधरी शामिल होंगे? क्या राहुल को यूपी में बड़ा समर्थन मिलेगा? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात नए साल की, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। नए साल में पार्टीज तो सब करते हैं, लेकिन याद उसे रखा जाता है जो गिफ्ट देता है। अगर आप भी किसी को गिफ्ट देने की सोच रहे हैं तो चलिए देखते हैं कुछ लास्ट मिनट के गिफ्ट आइडियाज। गिफ्ट की रेंज यहां 100 रुपए से शुरू हो जाती है। नए साल में गिफ्ट के लिए इस बार भी सबसे ज्यादा मांग गैजेट्स की है, जैसे कि ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच। OnePlus, JBL, बोट या नॉइज के ईयरबड्स आपको 5,000 रुपए से कम की कीमत में मिल जाएंगे। इसी रेंज में आपको स्मार्ट वॉच भी मिल जाएंगे। वैसे नए साल में किताबों से अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? 100 रुपए से 1,000 रुपए के बीच आपको अच्छी किताबें मिल जाएंगी। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर इस समय बुक्स पर 50% तक डिस्काउंट भी है। अगर आप फ्लावर अरेंजमेंट गिफ्ट करना चाहते हैं तो 200 रुपए से शुरुआत हो रही है, या फिर आप फ्लावर के साथ चॉकलेट या ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बो भी देख सकते हैं। फ्लावर्स हो, केक्स हो, प्लांट्स हो या फिर कोई पर्सनलाइज्ड गिफ्ट आइटम्स, आप अपने बजट के हिसाब से इनका चुनाव कर सकते हैं। और पर्सनलाइज्ड आइटम्स तो आपको अधिकतर फर्न्स एंड पेटल्स या कोई और गिफ्ट शॉप 2 से 3 घंटे के अंदर ही बना के दे देते हैं, तो आप इनका भी चुनाव कर सकते हैं। वैसे इस बार बहुत सारे लोग अपने लव्ड वंस को हेल्थ से जुड़े सप्लीमेंट्स भी गिफ्ट कर रहे हैं। पर्सनलाइज्ड मग, टी शर्ट या कुशन की रेंज 250 रुपए से शुरू हो जाती है। बढ़ते प्रदूषण के बीच इंडोर प्लांट्स और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी बढ़िया ऑप्शन हैं, जो 300 रुपए से शुरू हो जाते हैं। इस साल अधिकतर गिफ्टिंग कंपनीज को पहले से बेहतर डिमांड की उम्मीद है, इसलिए सभी ने नई रेंज बाजार में उतारी है। हमें पता था कि इस बार काफ़ी पेंटअप डिमांड रहेगी मार्केट में और काफ़ी अच्छी डिमांड आने वाली है, तो इसीलिए पिछले 4-6 महीने से हमारे यहाँ पे काम चल रहा था, जहाँ पे हमने नए तरह की इनोवेटिव डिज़ाइंस बनाए हैं अपने कस्टमर्स के लिए।
और सप्लाई चेन पे काम हुआ है। हर जगह सारे 450 स्टोर्स जितने भी फर्न्स एंड पेटल्स के हैं, सब जगह नई रेंज आपको पहुंची हुई मिलेगी कस्टमर्स के लिए। और आशा करते हैं कि इस पूरे फेस्टिवल सीज़न में हम आप सब की खुशियाँ और आप सबके गिफ्ट्स घर घर पहुँचाएँगे स्माइल के साथ। वैसे तो खुद गिफ्ट देना बेहतर है, लेकिन आप चाहें तो डिजिटल गिफ्टिंग का सहारा भी ले सकते हैं, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, वाउचर या क्लासेस। इन दिनों एक्सपीरियंस गिफ्ट का भी चलन बढ़ा है। आप किसी को एक ट्रैवल प्लान या एडवेंचर स्पोर्ट्स की गिफ्ट भी कर सकते हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।